नमस्कार। आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो यह है आपकी बायोलॉजी की सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं आपका चैप्टर 4 की, और यह है आपका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने बात किया था प्रोटिस्टा जगत के इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत हमने उसमें देखा था। तो आज के लेक्चर में हम प्रोटिस्टा जगत का अगला पार्ट देखेंगे जो फाइनल पार्ट भी है। तो जगत प्रोटिस्टा में आते हैं, तो आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत में जनन के बारे में कि किस प्रकार से प्रोटिस्टा जगत में आपका जनन होता है। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके उसे देखकर आप पहले आ सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे यहाँ ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा। ठीक। तो अन्य जीवों के समान प्रोटिस्टा में जनन दो विधियों द्वारा होता है। एक होता है आपका अलैंगिक और दूसरा होता है आपका लैंगिक। ठीक। तो पहले आते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन दो विधियों द्वारा होता है। पहला है आपका विखंडन और दूसरा है आपका पुटी निर्माण तथा बहुखंडन। ठीक। तो यहाँ पास क्या है, एक है विखंडन, मतलब है कि जब एक दो में परिवर्तित हो जाए तो उसको विखंडन बोलेंगे, और जब एक ही कोशिका बहुत सारों में परिवर्तित हो जाए तो उसको बोलेंगे बहुखंडन। तो पहले आते हैं विखंडन के बारे में। तो इस विधि के अंतर्गत प्रोटिस्टा का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा दो या अधिक समान भागों में बंट जाता है। तो इसमें कौन से विभाजन है, आपका समसूत्री विभाजन है, और इसमें क्या हो रहा है, दो या अधिक समान भागों में बंट जा रहा है। जब यह केवल एक बार विभाजन द्वारा दो भागों में बढ़ता है तब इसको द्विखंडन कहते हैं। ठीक। तो दो में बढ़ता है तब इसको क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। लेकिन जब ये कई विभाजनों द्वारा कई भागों में बढ़ जाता है तब इसे क्या कहते हैं, आपका बहुखंडन कहते हैं। तो दो भाग में द्विखंडन, बहुत सारे भाग में तो बहुखंडन कहते हैं। यह विभाजन अनुप्रस्थ अथवा लंबवत भी हो सकता है। ठीक। जैसे पैरामीशियम में यह विभाजन अनुप्रस्थ या यूग्लिना में लंबवत होता है, अमीबा विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही याद रखना है कि यह आपका समसूत्री विभाजन होता है जिसमें दो या दो से अधिक समान भागों में बंट जाता है। ठीक। ये देखिए आपका उदाहरण के रूप में। तो यहाँ पास क्या है, ये अमीबा है। तो अमीबा क्या हो रहा है, 20 से दो भागों में बढ़ जा रहा है। और वही लंबवत में ये देखिए यूग्लिना है। तो यूग्लिना क्या है, लंबवत के रूप में ये दो भागों में बढ़ जा रहा है। ठीक। और वही आपका पैरामीशियम है, वो क्या हो रहा है, आपका 20 से दो भागों में, अलग अलग भागों में बढ़ जा रहा है। अगला है आपका पुटी निर्माण तथा बहुखंडन। तो अनेक प्रोटिस्ट प्रतिकूल परिस्थितियों में, विशेषकर जब जलाशयों का पानी सूख जाता है, तब अपने शरीर के चारों ओर एक मोटी दृढ़ भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। ठीक। तो जैसे ही मतलब मान लीजिए कि एक होता है अनुकूल परिस्थितियाँ जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, और एक होती प्रतिकूल अवस्थाएँ जिसमें चीज़ें अनुकूल नहीं रहती हैं। तो वहाँ पास क्या होता है कि अपने आप को रक्षा करने के लिए जो आपका प्रोटिस्टा है वो अपने चारों ओर एक भित्ति का, दृढ़ भित्ति का, मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। ठीक। तो परिणाम स्वरूप कोशिका शरीर की जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं तथा वह प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक। तो जो भी अंदर जो भी आपकी क्रियाएं चल रही हैं वो सब रुक जाती हैं, और यह एक तरीके से काफ़ी प्रतिरोधी हो जाता है। अनुकूल वातावरण आने पर पुटी फट जाती है तथा सक्रिय जीव बाहर निकल आते हैं। ठीक। तो ये तब तक का इंतजार करता है जब तक वापस से अनुकूल वातावरण ना हो जाए। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस अवस्था में केंद्रक बार बार विभाजित होकर स्यूडोपोडियस पोर्स का निर्माण करता है। ठीक। जो पुटी के फटने पर बाहर निकलकर स्वतंत्र जीवों की भांति जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए यह एक आपका प्रोटिस्टा था। तो ये प्रोटिस्टा जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में गया, इसने क्या किया, अपने चारों ओर एक पुटी का निर्माण कर लिया, और अंदर ही अंदर इसमें बहुत सारे क्या बनने लग गए, इसके केंद्रक बनने लग गए, और बहुत सारे अलग अलग जीवों का निर्माण होने लग गया। और जैसे ही वापस से अनुकूल परिस्थितियाँ आई तो यह पुटी जो थी यह आपकी खुल गई, और इसके खुलते ही अंदर से बहुत सारे आपके जो आपके प्रोटिस्टा थे वो निकल कर बाहर आ गए।
तो यह थे आपके दो अलैंगिक जनन। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं लैंगिक जनन के ऊपर। तो जीवों में लैंगिक जनन प्रथम बार प्रोटिस्ट सदस्यों में पाया गया था, जबकि मोनेरा के सदस्यों में वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो वो मोनेरा का हमने देख चुके हैं, तो इसमें आप प्रोटिस्टा को देखते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण एवं उनका संलयन होता है। तो प्रोटिस्ट सदस्यों में प्रायः दो प्रकार का लैंगिक जनन होता है। पहला है आपका युग्मजनी अर्धसूत्र प्रकार का लैंगिक चक्र, और दूसरा है आपका युग्मकी अर्धसूत्र प्रकार का लैंगिक चक्र। तो पहले में क्या है आपका युग्मनजी और दूसरा है आपका युग्मकी। दोनों आपके अर्धसूत्र प्रकार के लैंगिक चक्र हैं। पहले आते हैं हम युग्मनजी के ऊपर। युग्मनजी अर्धसूत्र प्रकार का लैंगिक जनन। तो इस प्रकार के लैंगिक चक्र में प्रोटिस्ट अगुणित होते हैं तथा लैंगिक चक्र के समय इसमें अगुणित कायिक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक, ये युग्मक संलयन कर युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाएं बनाता है। ये कोशिकाएं फिर से स्वतंत्र प्रोटिस्ट में विकसित हो जाती हैं, क्योंकि इसमें युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अतः इसे युग्मनज अर्धसूत्रक भी कहते हैं। इस प्रकार का लैंगिक चक्र कुछ डाइनोफ्लैजिलेटस एवं कोशिका श्लेष्म फफूंद में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पास आप इसको और डिटेल में समझ सकते हैं कि यहाँ पास देखिए कि आपका एक प्रोटिस्टा था, तो ये धीरे धीरे एक वृद्धि करके एक वयस्क प्रोटिस्टा बन गया। फिर इसमें आपका अर्धसूत्रण होता है, जिसको माइटोसिस कहते हैं, और ये 2 भागों में बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है आपका गेमेट का एक्सचेंज होता है, और इसमें क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज होने के बाद इसमें क्या होते हैं आपके अंदर ही अंदर कि 4 भागों में बढ़ जाता है, और 4 भागों में बढ़ने के बाद वापस से क्या बना लेता है, एक प्रोटिस्टा बना लेता है। तो इसको बोलते हैं युग्मनज अर्धसूत्रण प्रकार का लैंगिक चक्र। ये देखिए यहाँ पास भी आपका उसी को समझाया गया है। यहाँ पास क्या है, 2 अलग अलग गैमेट आते हैं 2 अलग अलग प्रोटिस्टा से, और फर्टिलाइज होकर वो बना देते हैं एक जाइगोट, और फिर वो आगे बढ़ के वापस से वो मियोसिस प्रोसेस चलती रहती है। अगला है आपका युग्मकी अर्धसूत्रण प्रकार का लैंगिक चक्र। तो इस प्रकार के लैंगिक चक्र में प्रोटिस्ट द्विगुणित होते हैं तथा ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। ये युग्मक संलयन कर युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा नए द्विगुणित जीव बनाता है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण के समय होता है, अतः इसे युग्मकी अर्धसूत्रक भी कहते हैं। इस प्रकार का लैंगिक चक्र अधिकतर प्रोटोजोअन्स, डायटम्स और अकोशिकीय श्लेष्म फफूंद में पाया जाता है। तो यहाँ पास आप देखिए कि यहाँ पास आपका वृद्धि हुई एडल्ट में, और यह खुद से ही 4 भागों में बट गया, और उसके बाद आपस में ये फर्टिलाइज करके वापस से वही चक्र आपका चलता रहता है। तो इसमें क्या है आपका युग्मकी अर्धसूत्रण प्रकार का लैंगिक चक्र इसको कहा जाता है। ये देखिए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आपका दिखा रहा है, जिसको लैंगिक चरण भी कहते हैं। एक बार इसमें अंतर देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका मुख्य जीव जो इसमें होता है अगुणित होता है, पर लेकिन युग्मकी अर्धसूत्रण में यह द्विगुणित होता है। इसमें युग्मक का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अंतर क्या था ये देख लीजिए कि यहाँ पास आपका 4 का फॉर्मेशन हो रहा था पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में सिर्फ 2 का फॉर्मेशन हो रहा है। समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर ये है। युग्मनज में प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है, और युग्मनज में आपका विभाजन समसूत्री होता है। यह गुणितक जीवन चक्र वाले जीवों में होता है, जहाँ युग्मनज के अतिरिक्त सभी संरचनाएं अगुणित होती है। यह द्विगुणितक जीवन चक्र वाले जीवों में होता है, जहाँ युग्मकों के अतिरिक्त सभी संरचनाएं द्विगुणित होती हैं। ठीक, अब आते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा में जीवों के ऊपर। तो पहला बात करते हैं हम अमीबा के बारे में। तो अमीबा प्रोटिस्टा जगत का महत्वपूर्ण प्राणी माना जाता है, जो तालाबों, झीलों आदि में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा आपका, तालाबों एवं झीलों में पाया जाता है। अमीबा के भीतर संचरण के लिए पादाब उपस्थित रहते हैं, जिससे यह अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसके क्या होते हैं कि एक तरीके से सूडोलिम्स बोलते हैं इसको, तो पादाब कहते हैं हिंदी में। तो वो उपस्थित रहते हैं और उसी के माध्यम से अपना भोजन भी प्राप्त करता है। अमीबा के पादाब इसे भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं।
अमीबा के अंदर परासरण के लिए एक धानी विद्यमान होती है जो साधारणतः संकुचनशील होती है। अमीबा में जनन के लिए द्विभाजन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, अतः इसमें लैंगिक जनन का गुण नहीं पाया जाता है। तो यह था आपका अमीबा के बारे में। तो ये देखिए आपका अमीबा कुछ इस प्रकार से दिखता है, और जो हम इसमें पादाब की बात कर रहे हैं तो वो पादाब आपके ये हैं। तो इसी के माध्यम से ये गति भी करता है और इसी के माध्यम से भी भोजन प्राप्त करता है, और इसमें जो जनन होता है वो आपका अलैंगिक होता है। अगला हम देखते हैं एंट अमीबा। तो अमीबा की यह प्रजाति मनुष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, जिसमें मनुष्य में कई बार अमीबी पेचिश रोग पैदा करते हैं। इसकी एक साधारण जाति को हिस्टोलिका कहा जाता है। इसका आकार व बनावट अमीबा के समान ही होता है। अधिकांश ये प्रदूषित जल में पाए जाते हैं। यदि मनुष्य इस जल का सेवन करता है तो वह संक्रमित हो जाता है। नर एंट अमीबा का आक्रमण शिष्ट के द्वारा फलित होता है। यदि यह गांठ मनुष्य के शरीर में पैदा होकर फट जाए तो यह पेट एवं अंतड़ियों में फैल जाए तो गंभीर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए समय पर चिकित्सा परामर्श अनिवार्य हो जाता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण है पेट में दर्द एवं ऐंठन, उल्टी आना, जी मचलाना और शौच के साथ रक्त आना आदि। तो यह है आपका एंट अमीबा के बारे में। तो एंट अमीबा आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगला है आपका पैरामीशियम। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, मतलब इसमें कोई भी एक केंद्रक नहीं होता है। यह सीलिया की सहायता से अपनी गति प्रदान करता है। सीलिया क्या है, यहाँ पर इसके बहुत सारे रेसे निकले होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ये साइटोपाइज नामक अंग से अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करता है। तो यह था आपका पैरामीशियम। अगला है आपका स्वभाव और आवास। तो पैरामीशियम कोडेटम इसकी सामान्य जातियों में से एक जाति है जो सारे संसार में पाई जाती है। यह अलवड़ी जलयुक्त तालाबों, पोखरों, खाइयों, स्रोतों, नदियों, झीलों आदि में पाया जाता है। इसके शरीर का आकार मानव तलुए जैसा होने के कारण से स्लीपर एनिमल कुले भी कहा जाता है, मतलब ये चप्पल के आकार का होता है। इसके शरीर के अधर तल पर एक तिरछी परिमुखी खांच है जो पीछे एक चौड़े कीपनुमा प्रकोष्ठ में खुलती है और पाई जाती है। इसके शरीर का बाहरी आवरण जीवित, दृढ़, प्रत्यस्थ क्यूटिकल झिल्ली बनाकर इसमें तंतुवक कहते हैं। तो ये सब इसमें होता है। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये आपका सीलिया है, ये आपका साइटोप्रोक्ट है, यहाँ पास आपके न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, और ये फूड वैक्यूल्स, और यही आपका पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का दिखता है आपका। अब आते हैं हम डायटम्स के ऊपर। तो सूक्ष्म शैवालों का प्रमुख समूह है जो सबसे आम पादप प्लवक भी है, ठीक, जिसको फाइटोप्लैंक्टन भी कहा जाता है। ठीक, तो डायटम जो होते हैं आपका सूक्ष्म शैवाल होते हैं जो इस प्रकार से आपके दिखाई देते हैं। यह जीव नाम मिट्टी, जल एवं गीली जगहों में पाया जाता है। इसकी हजारों संख्या में प्रजाति जल में स्थित रहती है जो जलीय प्राणियों को भोजन करती है। डायटम तंतु के रूप में विद्यमान हो सकते हैं। ये एक कोशिकी भी हो सकते हैं तथा आकृतियों में भेद भी हो सकता है। डायटम कोशिका भित्ति निर्मित करते हैं जिसके अंदर सिलिका उपस्थित रहती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है एवं यह कई प्रकार के मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है। तो यह था आपका डायटम के बारे में। अगला आते हैं हम यूग्लिना के बारे में। ये सब नोट आप नोट करते चलिए क्योंकि ये आपको आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यह आपके नोट्स का भी काम करेगा। तो यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है। ये आपका हरा होता है और इसमें क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस होगा, जिसमें जंतुओं एवं और पादपों के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। ठीक, तो ये जंतु और पादपों के मध्य की संयोजक कड़ी है क्योंकि ये जंतु भी है और पादप का भी कार्य करता है। ये जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयंपोषी एवं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में विषमपोषी होता है। यही कारण इसका अध्ययन हम जंतु और पौधों दोनों में करते हैं। यह एकल और मुक्त जीवी स्वच्छ जलीय कशाभियुक्त प्राणी है। तो यह आपका ये सभी इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। यह स्वच्छ जल के ऐसे तालों, खाइयों और मंद प्रवाहित धाराओं में पाया जाता है जिसमें वनस्पति और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है। यूग्लिना विरिडिस एक छोटा सूक्ष्म तर्क रूपी जीव है। इसका अगला सिरा गोली, मध्यवर्ती भाग कुछ चौड़ा और पिछला भाग सिरा नुकीला होता है। अगले सिरा पर प्रायः एक कसाब पाया जाता है जो यूग्लिना का
गमनांगक होता है। अगले सिरे पर कीपनुमा कोशिका व मुख पाया जाता है, जो एक छोटी ग्रसनी में खुलता है या ग्रसनी के एक बड़े आशय में खुलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यूग्लिना कुछ इस प्रकार से आपका होता है। ठीक, तो जो भी हमने इसमें बात की कि इसका विरिडिस एक छोटा सूक्ष्मदर्शी तुर्करूपी है, तो ये आपका पूरी इसी प्रकार से दिखता है। इसमें गोल्गी अपैरेटस होता है, आई स्पॉट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो यूग्लिना का एक आपका चित्रण यह भी है। अगला है आपका प्लाज्मोडियम। तो प्रोटिस्टा जगत के इस परजीवी को मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है। इसका जीवन चक्र 2 मुख्य प्रावस्थाओं में संपन्न होता है, जिसमें से लैंगिक जनन अवस्था मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा की जाती है, जो मलेरिया वाहक कहलाती है, और अलैंगिक जनन अवस्था मानव के रक्त द्वारा संपन्न की जाती है। ठीक, तो इसमें 2 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला है आपका लैंगिक जनन, जो मादा एनाफिलिस मॉस्किटो द्वारा किया जाता है, मच्छर द्वारा, और दूसरा जो है वो आपका मानव के रक्त द्वारा संपन्न की जाती है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। यही प्लाज्मोडियम इंसान में मलेरिया का कार्य करता है। तो पहला आपका जो लैंगिक जनन था वह आपका यहाँ हुआ, और दूसरा आपका मानव रक्त होने के बाद ये आपका अलैंगिक जनन यहाँ पास हुआ, और इसी प्रकार से आपका ये प्लाज्मोडियम आगे बढ़ता रहता है। तो इसी प्रकार से आपका जो प्रोटिस्टा जगत था वो पूरा हो गया है। प्रोटिस्टा जगत में इसमें हमें इतना ही समझना था, इतना ही पढ़ना था। इससे संबंधित प्रश्न आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कीजिए जिससे वो लेक्चर देखा करें। यह है आपका आचार्य का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।